ऑर्डर 44 वो कहता है अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। इससे पहले जब हमने इंडिजेंट पर्सन पढ़ा था वो था ऑर्डर 33, वो निकालो। सूट बाय इंडिजेंट पर्सन वो सूट था, और ये क्या है, ये अपील है। तो मैंने एक बात आपको पहले बता दिया था कि जब सूट फाइल करने के लिए वादी को इंडिजेंट पर्सन मानते हुए इजाज़त मिल गई थी और उस दावे में वो हार जाता है, फिर वो अपील फाइल करेगा, तो उसको दोबारा से इंडिजेंट पर्सन साबित करने के लिए एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे एक बार मिल गई। आइए 44 देखते हैं ये क्या कहता है। निर्धन व्यक्ति के रूप में कौन अपील कर सकेगा? अपील करने का हकदार कोई भी व्यक्ति जो अपील के ज्ञापन के लिए अपेक्षित फीस देने में असमर्थ है। सर अगर ये बात आप उधर बता चुके थे तो फिर यहां पर ये बात क्यों है? अब ये उन लोगों के लिए है जो सूट फाइल करते वक्त तो गरीब नहीं थे, लेकिन अब वो अपील फाइल करने जा रहे हैं और अपील फाइल करने वाला गरीब है। उस वक्त गरीब नहीं थे पहले, लेकिन आज वो गरीब है और अब वो कोर्ट में अपील फाइल कर रहा है इसके अगेंस्ट। हाँ, हम यूं भी समझ सकते हैं कि प्रतिवादी जब केस चला और प्रतिवादी के विरुद्ध, डिफेंडेंट के विरुद्ध ऑर्डर पास हुआ है, अब वो अपील करेगा, लेकिन आज वो गरीब हो गया है, तो फिर वो कोर्ट में जाकर के इंडिजेंट पर्सन के उसमें एप्लीकेशन लगा रहा है। अपील करने का हकदार कोई भी व्यक्ति जो अपील के ज्ञापन के लिए अपेक्षित फीस देने में असमर्थ है, अपील के ज्ञापन के साथ आवेदन उपस्थित कर सकेगा। अपील में प्रेजेंट एन एप्लीकेशन accompanied by a memorandum of appeal and may be allowed to appeal as an, यानी आप अपील के साथ एक एप्लीकेशन ये भी लगाओगे कि मैं गरीब हूं इसलिए मैं इसकी फीस नहीं दे सकता। उन उपबंधों के जो निर्धन व्यक्ति द्वारा वादों के संबंध में है, जहां वहां तक अधीन रहते हुए जहां तक ऐसे उपबंध लागू करने योग्य है, निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। ग्रांट ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, क्या उसको टाइम दिया जाएगा? वेयर एन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड अंडर रूल 1, अब उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना कोर्ट ने। द कोर्ट मे वाइल रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन अलाउ द एप्लीकेंट टू पे द रिक्वेस्टेड कोर्ट फीस विद इन सच टाइम एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा हम तुम्हें इतने टाइम देते हैं, इस टाइम के अंदर आप कोर्ट में फीस जमा करा दीजिए, और एक्सटेंडेड बाय फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर उसके पास इतना इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देगा। एंड अपॉन सच पेमेंट, जैसे ही वो पेमेंट कर देगा, द मेमोरेंडम ऑफ अपील इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सच फीस इज पेबल शैल हैव द सेम फोर्स इफेक्ट एज इफ सच फीस हैड बीन पेड इन द फर्स्ट इंस्टांस। जब वो फीस जमा करा देगा तो ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि उसने पहली बार के अंदर ही उसने फीस जमा करा दी थी। तीसरा रूल, इस प्रश्न के बारे में जांच की आवेदक निर्धन व्यक्ति है या नहीं। ऑर्डर 33 में हम बहुत अच्छे से पढ़ करके आए हुए हैं इसके बारे में, मैं रीड आउट कर रहा हूं। वेयर एन एप्लीकेंट रेफर टू इन रूल 1 वाज अलाउड टू सू और अपील एज एन इंडिजेंट पर्सन इन द कोर्ट from whose decree the appeal is preferred, no further inquiry in respect of the question whether or not he is an indigent person। तो जिसको नीचे ही पहले ही मैंने बताया था आपको, जिसको पहले ही ये वाली बात मिल गई थी कि आप निर्धन व्यक्ति हैं, तो उसके लिए इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नीचे कोर्ट ने पूरी इंक्वायरी करने के बाद ही उसे परमिशन दी थी। शैल बी नेसेसरी इफ द एप्लीकेंट हैज मेड एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट ही हैज नॉट सीज टू बी एन इंडिजेंट पर्सन। हाँ, हम इंक्वायरी कब करेंगे? जब कोई दूसरा व्यक्ति ये एफिडेविट लिख करके दे दे कोर्ट में कि जज साहेब अब ये निर्धन व्यक्ति नहीं है। सिंस द डेट ऑफ द डिक्री अपील फ्रॉम, डिक्री की जो डेट हुई है तब से, बट इफ द गवर्नमेंट प्लीडर और द रेस्पोंडेंट डिस्प्यूट द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच एफिडेविट, एन इंक्वायरी इनटू द क्वेश्चन अफोर्सेड शैल बी हेल्ड बाय द अपीलेट कोर्ट और अंडर द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट कोर्ट बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट।
निर्धन व्यक्ति न रहने से परिवर्तित नहीं हुआ है तो इस प्रश्न के बारे में कि वह निर्धन व्यक्ति है या नहीं कोई अतिरिक्त जांच आवश्यक नहीं होगी, किंतु यदि सरकारी प्लीडर या प्रत्यर्थी रेस्पोंडेंट ऐसे एफिडेविट में किए गए कथन पर विवाद करता है तो पूर्वोक्त प्रश्न की जांच अपील न्यायालय द्वारा की जाएगी। वो एक एफिडेविट भी देगा कि भाई मैं अभी भी निर्धन व्यक्ति हूँ जैसा मैं पहले था, तो उसकी कोई जांच नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि ये निर्धन व्यक्ति नहीं है तो फिर कोर्ट उसकी जांच करेगा। लिखा है ना, यदि आवेदक ने ये कथन करते हुए शपथ पत्र दिया है कि वह उस डिग्री की तारीख से जिसकी अपील की गई है निर्धन व्यक्ति न रहने से परिवर्तित नहीं हुआ है, यानी कि आज भी वो निर्धन व्यक्ति है। एफिडेविट इसको देना पड़ेगा जो अभी एप्लीकेशन लगा रहा है, जिसको पहले निर्धन व्यक्ति मान लिया गया था। फिर अपोजिट पार्टी जो है वो इस एफिडेविट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका विरोध करेगी, फिर कोर्ट जांच करवा सकती है। दूसरा, जहां नियम 1 में निर्दिष्ट आवेदक के बारे में यह अभिकथन किया जाता है कि वह उस डिग्री की तारीख से जिसकी अपील की गई है निर्धन व्यक्ति हो गया है, ये वो कह रहा है निर्धन व्यक्ति हो गया है, वहां इस प्रश्न की जांच की वह निर्धन व्यक्ति है या नहीं अपील न्यायालय द्वारा या उसके आदेश के अधीन उसी न्यायालय के अधिकारी द्वारा इस दशा में की जाएगी जिसमें अपील न्यायालय मामले के प्रतिवेदन में आवश्यक नहीं समझता कि जांच ऐसे न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए जिसके विनिश्चय की अपील की गई है। अनलेस द अपीलेट, तो कौन करेगा? अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट कौन सी होती है? जिस कोर्ट में अपील फाइल की गई है, तो फिर वही इसकी जांच करवाएगा। वेयर द एप्लीकेंट रेफर्ड रूल 1 to have become an indigent person since the date of the decree appealed from, the inquiry into the question whether or not he is an indigent person shall be made by the appellate court or under the court order of the appellate court by an officer of that court, या अपीलेट कोर्ट किसी ऑफिसर को ऑर्डर दे करके कह सकती है आप इसकी जांच करें। अनलेस द अपीलेट कोर्ट कंसीडर इट नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस दैट इंक्वायरी शुड बी हेल्ड बाय द कोर्ट फ्रॉम हुज डिसीजन द अपील इज प्रीफर्ड। जब तक यदि कोर्ट इस बात को जरूरी नहीं समझती है, तो यदि वो ये सोचती है कि जिस कोर्ट के आदेश की अपील ये लेके आया है, मैं उसी कोर्ट को ये कह दूं कि तुम इसकी जांच करो, अब ये गरीब व्यक्ति है या नहीं, तो कौन करेगा जांच? अपीलेट कोर्ट या किसी ऑफिसर से करवा लेगा, जब वो ऐसा जरूरी ना समझे। तो अगर उसको लगता है कि उससे करवानी तो फिर वो उससे करवा लेगा, नीचे वाली कोर्ट से। तो यहाँ पर 44 ऑर्डर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।